हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस पहली कक्षा 10 की पहली क्लास पे। और आज हम लोग अपना जो चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो पूरी क्लास तक बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए देखिए, अब कुछ बता दें कि जैसा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पास आपको इसके जैसे ही एंड होगा इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। और भी बहुत सारी जैसे हर एक क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार के कई सारी क्लासेस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रियल नंबर। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर को देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। तो इस पे केवल दो एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। 1.1 में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को जानना है, जो फंडा इसको इंग्लिश कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और दूसरे में क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को जानेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंदर कई सारे जैसे वो आते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को तो जानना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पास पढ़ना पड़ेगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी पढ़ना पड़ेगा, गुणनखंड वृक्ष भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि गुणनखंड वृक्ष से जो है ज़्यादा सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछता, ना तो एग्जाम में आता है ज़्यादातर। काफ़ी साल से हो गया नहीं आ रहा, तो इस वजह से गुणनखंड वृक्ष को हम लोग अलग से एक वीडियो पे वहाँ पास चर्चा करेंगे। पर जो सिलेबस में है, जो आता है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर, वो समझेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है भाज्य संख्याएं क्या है। तो भाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या जिनके क्या कहते हैं स्वयं और एक के अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए मैं इसकी अगर डिफिनेशन लिखूं तो लिखूंगा वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं तथा स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं। अन्य गुणनखंड भी होते हैं। ठीक है, जिसके स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, जैसे हम मान लें चार को लेते हैं, तो चार को क्या होगा, चार के गुणनखंड क्या होंगे, दो गुणे एक, ये होंगे। और या इस पे हम एक चीज, इसकी एक और सीधी सी डिफिनेशन कह सकते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो ये होते हैं। देखिए यहाँ पास दो एक तीन गुणनखंड है, ये इसी प्रकार हम ले ले नौ ले ले, तो नौ के क्या हो जाएंगे, तीन गुणे एक। हम ले थोड़ी और बड़ी संख्या ले ले, 12 ले ले, तो क्या हो जाएंगे, दो गुणे तीन, दो गुणे दो और गुणे तीन गुणे एक। ठीक, चार हो गए, यानी दो से अधिक गुणनखंड है ना सबके। ठीक है, और बात करें तो चार जो है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कैसी, छोटी भाज्य संख्या है। और नौ जो है बड़ी भाज्य संख्या। क्या, जो है जो मतलब सम भाज्य संख्या है, सॉरी, जो ये है क्या है, सम भाज्य संख्या है। छोटी, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या की बात करें तो चार है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या है, नौ है। ये क्या है, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। ओके, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए अभाज्य संख्या में आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, डिफिनेशन में लिख सीधा लिख दीजिए, जिनके दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है।
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो अब कैसे, जैसे हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो 2 में क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 बनेगी। 5 लिया, 5 गुणे 1 बनी। ओनली 2 गुणनखंड ही तो हो रहे, 2 ही तो हो रहे हैं गुणनखंड इनके। तो आखिरकार हम इनको कह सकते हैं ना कि ये हमारी क्या अभाज्य संख्या है। ओके, तो 2 5 हो गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो अपनी आगे की बात क्या है कि अच्छा मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक जो है संख्या एक, संख्या एक कैसी संख्या है, संख्या एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य, कैसी संख्या है बताइए। संख्या जो एक है वो कैसी संख्या है। देखिए अभी अपने पास टाइम है तो अपना स्टार्टिंग से चल रहे हैं, ठीक है। देखिए जिन जिन बच्चों के यहाँ एग्जाम हो गए, क्लास 9 में हैं जिनके एग्जाम हो गए, वो तो अपना 10 पढ़ना शुरू कर दें। जिनके यहाँ अभी नहीं हुए वो भी पढ़ना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके अभी हो रहे हैं वो भी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि 9th अब आपका गया, अब आप 10th की तैयारी करें, ठीक है। चलिए जैसे बता दें कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना ये भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर बात करें इस पे तो सबसे छोटी, अगर सम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है। ये क्या है, सम अभाज्य संख्या छोटी। और जो है अगर विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या है, ठीक। और सुनिए विषम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है, और 2 ही एक ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है सब विषम है, बट ये एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आधारभूत प्रमेय को जानते हैं अंगणित की। अब हम लोग आधारभूत प्रमेय पे आने के योग्य हो चुके हैं, तो ठीक है। देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या को, सॉरी प्रत्येक, जैसे लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना ही आधारभूत प्रमेय कहलाती है। देखो जब हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में के घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अंगणित कहलाता है। देख जैसे 30 था, 30 को हमने क्या लिखा, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखा। तो ये 2 3 5 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं तो है, क्या है, अभाज्य संख्याएं तो ही है। और ये 30 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो चूंकि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना ही तो हमारा क्या कहलाता है, अंगणित के आधारभूत प्रमेय। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे और बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्या क्वेश्चंस की ओर आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करने के योग्य हो चुके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जहां दिक्कत होगी बता देना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बाय यूजिंग अंगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो क्वेश्चन है ये आपके मतलब बुक पे पहला क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 1.1 है। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो ये पहला क्वेश्चन था। तो देखिए क्या कह रहा है, जो इस पे टोटल 5 क्वेश्चन है। क्रम इस पे कुछ दूसरे क्रम से होंगे, उस पे कुछ कुछ दूसरे क्रम से होंगे। उस पे पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस टाइप से होंगे, ठीक है। चलिए अब इनको हल करते हैं। जितने एक दो क्वेश्चन इस पे मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग सब सेल्फ से ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ कुछ हम करें कुछ आप करें तभी मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। ओके चलिए आगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 156। 156 को अगर हम लोग लिखें तो इसके लिए पहली बात तो लिखेंगे 156 बराबर, या तो आपको इसके गुणनखंड पता हो, आप निकालने में सक्षम हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा सबसे आसान तरीका तो या तो आप लोगों को इनके गुणनखंड इजीली आप कर सकें, या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 156 लिखिए साइड पे, ऐसे होकर ही इसको पहले 2 से काटिए। 2 से काटेंगे 7, और कितना आ जाएगा 8। 2 से काटेंगे, 2 ते ही 6, और कितना आ जाएगा 2 9 18। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से अभी कर सकता है, 3 के 9 3, 3 के 9, और लास्ट में आ जाएगा 13। एक तो आप 156 के गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बस आपको इतना ही लिखना है, बस आपका एक क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा था 5005 था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो था, इसको भी करते हैं। सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो। 5005 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात ये 5 से ही कटेगा, 5 1001, ठीक है। अब किससे कटेगा ये, तो सबसे पहले इसको 2 से चेक करते हैं, 2 से कटेगा क्या, 2 से तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से चेक करते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 7 से चेक करते हैं, क्या 7 से कट जाएगा, 7 3 बचेगा 3, 7 से कट जाएगा, वाह। 7 से काटेंगे तो 7 एकदम 7 आ जाएगा, बचा 3, 30 हो जाएगा, 7 28 हो जाएगा, और 7 से 21 हो जाएगा। फिर अब ये किससे कटेगा, ये 7 के पहले तो अब कटने वाले नहीं किसी से, ठीक है। तो 7 के बाद ये 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, 7 के बाद 11 से ट्राई करो, 11 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 का नाम 11, 11 33, 13 आ गया, 13 को कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमारे जो 505 के क्या बने, 505 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, ये बनेंगे। आप अगर एग्जाम पे लिखने की क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लिख के आइए, ऐसे यहाँ पास डालिए 156, साइड पे इसको गुणनखंड कीजिए, फिर यहाँ पास 156 बराबर ये फला फला लिख के बस अपना चले आइए। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। दोबारा लिखना हो लिखिए, न लिखना हो ना लिखिए, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर अगर थोड़ा सा ध्यान करें, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप सिर्फ से कहिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या है, 7429, यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ये लास्ट वाला है, पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, और एक लास्ट का करा दे रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 नहीं जा रहा, ये 17 से जाएगा, किससे जाएगा, 17 से जाएगा। 17 से जब जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब ये 19 से जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, ठीक है। जब इसको अब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पास कितना, 7429 इक्वल, हो सके तो इसे ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, इतना आएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, HCF एंड LCM, लासा और मासा, मासा और लासा, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारे अंगणित के आधारभूत प्रमेय पे अगला टॉपिक क्या है, ये लासा और मासा है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, A इंटू बी इक्वल LCM इंटू HCF, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। वह ये हिंदी से लिखा है, इंग्लिश से लिखा है, फॉर्मेट दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बट फॉर्मेट का अंतर है, ठीक है। चलिए, जो इसका क्वेश्चन है वो पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये है, क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल का है जो NCERT के, ठीक है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। 6 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 20 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 6 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। चूंकि एक पेयर बना, पेयर यहाँ बनाने पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, HCF इक्वल 2 का पेयर बना, उसको एक बार लिख दो, जितने पेयर बने उतना लिख दो, मतलब 2 का जितने जितने पेयर बने उसको उसको लिख दो गुणे में, बस। HCF कितना आ गया, 2। अच्छा, अगर यही बात करूं कि मैं पूछूं कि LCM क्या होगा, आप सबसे पूछूं कि LCM क्या होगा, तो LCM के लिए जो बचे हैं उनको लिख दो, 3 गुणे 2 गुणे 5। अब बचा जो HCF आया, HCF लिख दो 2, बस। अब इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 आपका LCM आ जाएगा, बस। ऐसी खत्म।
अब आगे बात करते हैं। अच्छा यहीं पास अगर मैं कह दूं कि 2 6 20 और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में कि 6 या यहाँ पास कह दूं 4 20 और 12 के HCF LCM ज्ञात करो। HCF और LCM तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर लिखेंगे 2 × 2 20 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 के 2 × 2 × 5 आ जाएगा। 12 बराबर लिखेंगे तो 12 क्या आ जाएंगे 2 × 2 × 3 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, 2 बने। HCF की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर LCM की यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर LCM की बात करेंगे तो LCM क्या होगा, तो पहली बात तो बचा क्या 5 और 3 बचा है, तो 5 × 3 × 2 × 2 यानी ये 2 2 लिख लो, चाहे तो एक साथ 4 लिख दो, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 23 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 23 60 आ जाएगा, सॉरी हाँ 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आएगा। ठीक है, तो दोनों हिस्सों में LCM दोनों का सेम रहेगा, HCF चेंज रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पे, वो ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला ये आपका ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो देखिए जो आपको संख्या दे रखी है, क्या क्या दे रखे 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, ये आपको संख्या दे रखी है, तो इनको आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पहली संख्या को ही, यानी पहली संख्या क्या है 26 और 91। तो 26 के अगर गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा 2 × 13। ठीक है, और अगर 91 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे और गुणे में 1 आप जरूर सबके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पेयर क्या बन रहा है 13 और 1 का पेयर बन रहा है, तो 1 का पेयर तो हमेशा हर एक उसमें केस में बनेगा। यहाँ क्या लिखेंगे HCF और LCM, चूंकि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला काम हमें यही करना है, क्या HCF और LCM ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करेंगे। HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का 13 हो जाएगा, 13 गुणे 1 करेंगे कोई फायदा नहीं, 13 ही आने वाला है। LCM ज्ञात करेंगे, 2 बचा 7 बचा, तो 2 × 7 × 13। ठीक है, अब इनका गुणा करा दो, क्या इनका गुणा करा दो, तो अगर आप कराएंगे 7 दूनी 14 और 13 × 14 कर दीजिए, क्या जाएगा 13 × 14, तो 14 × 42 और 14 का नाम 14, तो 182 आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, क्या 182 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका LCM हो जाएगा, HCF 13 आया। अब आपको इनको सिद्ध भी करना है, क्योंकि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, इस सूत्र को प्रूफ आपको करना है। तो करिए, चलिए करते हैं इसको प्रूफ भी। चलिए देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, या आप यहाँ पास दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। पहली संख्या क्या थी 26 थी, गुणे दूसरी संख्या क्या थी 91 थी, बराबर। अब इसका HCF गुणे LCM, LCM कितना आया था, LCM आया था अपना 182 और गुणे HCF आया था 13। चूंकि हम 26 और 91 का गुणा करें तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का नाम 6 और 2 का नाम 2, 9 का 54 और 2 का नाम तो 4, 2 6, 5 हाथ आ जाएगा, तो 9 का 18, 18 और 5 कितना आ जाएगा 18, 5 23 आ जाएगा, 23 66, इसका गुणा कितना आ जाएगा 23 66 आ जाएगा, बराबर। इसका अगर गुणा करें तो 13 13 तो 26 आ जाएगा, और 13 8 104 और 2 6 आ जाएगा, और 13 23 आ जाएगा। यानी दोनों LHS इक्वल RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी हमारा फॉर्मूला सही था कि इससे ऐसा होता है। तो इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो उस पर शेष है, सेकंड और थर्ड, वो करिएगा स्वयं से। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, आगे नेक्स्ट क्लास पे हम करा देंगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आ गया है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है a इंटू बी इक्वल एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये आपको करना है। अब यहाँ पास a इंटू बी क्या है, a का मान 306 है और b का मान 657 है। तो 306 गुणे 657 इक्वल एलसीएम आपको ज्ञात करना है और एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है, 9 दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप बात करें तो 9 गुणे में है, इधर आए क्या में आएगा, भाग में आएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल एलसीएम। 9 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 9 98 27 और यहाँ बचा 3 9 चौक, ठीक है। 9 से काटेंगे 34 आ जाएगा। और अब आप लिखेंगे 34 गुणे 657 इक्वल एल सी एम, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई है ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपको स्वयं करना है, जो आएगा आपका आंसर होगा, ओके। और जो आज की क्लास है वो यहीं से हो रही है एंड, क्या यहीं से होगी एंड। और आप लोग अब इसके आगे जो है, आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको अगली क्लास पे कराएंगे। और अगली क्लास पे जो है हम लोग, हो सकता है अपनी अगली ही क्लास पे हम लोग शुरू कर दें क्या, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ उदाहरण करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगली क्लास पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको करा दिए जाएंगे अगले वीडियो पे, अगली क्लास पे। इस क्लास को यहीं पास स्थगित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो भी आंसर आए वो आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट आस्किंग के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को जो बता दें, व्हाट्सएप चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वो आपके जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की तलाश में हैं तो आप हमसे मैथ के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।